हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे और ये हमारा आज का एक पहला लेक्चर होगा। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ये पहला हमारा लेक्चर होगा। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मुगल साम्राज्य के विघटन से करेंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन से हम स्टार्ट करके हम 1947 तक लेकर जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के साथ होती है। औरंगजेब की मृत्यु 17 से 7 ईस्वी में दक्षिण भारत में अहमदनगर के किले पर हुई थी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि औरंगजेब का साम्राज्य कितना विशाल था और किन किन क्षेत्रों में फैला था। तो एक छोटे मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये एक उस समय के भारत का एक मैप है। ये वाला जो डॉटेड लाइन है यहाँ तो ये वाला ये अभी के भारत का मैप है, और ये पहले जो उस समय का भारत था वो ये सारा था। ये इसमें सब पूरा पाकिस्तान और कुछ भाग अफगानिस्तान का सभी इसमें मिला हुआ था और बंगाल इसमें भी मिला था। तो ये उस समय के भारत का मैप है। आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से कि सिर्फ ये वाला जो पूरा छायांकित एरिया है, पूरा डॉटेड एरिया, साइडेड एरिया जो है, यहां पर पूरा मुगल साम्राज्य फैला था। और उस समय के तत्कालीन शासक कौन थे? औरंगजेब। सिर्फ ये दक्कन का थोड़ा भाग, जैसे यहां से लेकर ये थोड़ा ये वाला पोर्शन छोड़ करके ये पूरा यहाँ पे मुगल साम्राज्य पूरा एक विशाल फैला हुआ था। पूरा एक विशाल मुगल साम्राज्य इस क्षेत्र में फैला हुआ था। यहां पर मैसूर था और इस साइड कुछ दक्षिण भारत के कुछ अन्य राज्य थे। इतना छोड़ करके नहीं, पूरे भारत में एक विशाल मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि औरंगजेब की मृत्यु जब 17 से 7 ईस्वी में अहमदनगर के किले में हो जाती है, तो इसके बाद उसके पुत्र जो होते हैं मुअज्जम, जिनको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसके तीनों पुत्रों के बीच हुए सत्ता के लिए संघर्ष को कहते हैं इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध। हालांकि औरंगजेब चाहता था कि उसके रहते ही उसके तीनों पुत्रों के बीच उसके साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम और आजम के बीच एक युद्ध होता है। वो स्थान का जजाऊ नामक स्थान पे, जो आगरा के निकट पड़ता है, यहाँ पे मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम विजयी हो जाता है और आजम हार जाता है। और ये युद्ध 17 से 7 ईस्वी में जजाऊ नामक स्थान पे हुआ था, जो आगरा के निकट है। इस तरीके ये अपने एक भाई आजम को हरा देता है। इसके बाद 2 साल बाद अपने दूसरे भाई कामबख्श के साथ इसका बीजापुर नामक स्थान पे, बीजापुर में इसका युद्ध होता है। वो कब होता है? 17 से 9 ईस्वी में। लेकिन इसमें भी मुअज्जम अपने भाई कामबख्श को हरा देता है। इस तरीके मुअज्जम अपने दोनों भाइयों को परास्त करके मुगल साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। मुगल सम्राट जो मुअज्जम होता है, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध होता है और ये 17 से 7 ईस्वी से लेकर 17 से 12 ईस्वी तक शासन करता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मुअज्जम जो था, इसको शासन सत्ता में रुचि नहीं थी और ये सिर्फ नाम मात्र का शासक उस टाइम था। इसलिए खफी खां ने इसको शाहे बेखबर नाम की संज्ञा दी है। इसको क्या बोला जाता था? शाहे बेखबर। ये टाइटल किसने दिया? खफी खां ने। खफी खां ने इनको शाहे बेखबर नाम की संज्ञा दी है। तो ये फ्रेंड्स अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शाहे बेखबर किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? ये बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम को शाहे बेखबर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद क्या होता है कि ये अपने शासनकाल में मुअज्जम जो होता है वो सिखों के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है। लेकिन क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु थे, उनकी मृत्यु के बाद सिखों के जो नेता होते हैं बंदा बहादुर, उनके साथ इनका संघर्ष होता है और उसी एक सैनिक अभियान के चलते मुअज्जम की
मृत्यु हो जाती है। मुअज्जम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र होते हैं, जिनका नाम था जहांदार शाह, अजीउस्सन, रफीउस्सन, जहान शाह। मुअज्जम की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, जहांदार शाह, उसके पुत्र जहांदार शाह और अजीउस्सन में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जहांदार शाह कमजोर था, इसके मुकाबले ये कमजोर था, लेकिन वहां के एक अमीर सामंत जुल्फिकार खां थे, वो इसकी मदद कर देते हैं जहांदार शाह की, और इसकी मदद से जहांदार शाह अपने भाई अजीउस्सन से युद्ध जीत जाता है और अपने भाई को मार डालता है। इस प्रकार जहांदार शाह अपने भाई अजीउस्सन की हत्या करके मुगल साम्राज्य का सम्राट बन जाता है, और ये शासन 17 से 12 ईस्वी से लेकर 17 से 13 ईस्वी तक मुगल सम्राट बना रहता है। इसी बीच क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से अजीउस्सन, अपने भाई अजीउस्सन की हत्या करके शासक बना था। तो अजीउस्सन का एक लड़का फर्रुखसियर था जो ये सब देख रहा था, और उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने पिता की हत्या का बदला अपने चाचा से लेने की एक ज्वाला उबल रही थी। तो फर्रुखसियर वैसा होता भी है। फर्रुखसियर क्या करता है कि उस समय के सैयद बंधु जो अमीर सामंत थे, ये अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों की मदद से फर्रुखसियर अपने चाचा से युद्ध करता जहांदार शाह से, और उस युद्ध में इसको हरा देता है और इसको पकड़ लेता है, और अपने चाचा इसकी जहांदार शाह की हत्या बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। इस प्रकार फर्रुखसियर जो होता है ये अपने चाचा को पकड़ लेता है युद्ध में और इसकी बेरहमी के साथ हत्या कर देता है। एक पॉइंट यहां पे छूट गया कि जैसे कि आपको अभी हमने डिस्कस किया कि जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था, तो वाजिब सी बात है कि जुल्फिकार खां को भी कुछ अच्छा पद ही मिलेगा। तो वो क्या करता है कि जुल्फिकार खां इसको जहांदार शाह को गद्दी पे बैठाने के बाद वजीर का पद ग्रहण कर लेता है, और चूंकि ये उस समय नाम मात्र का शासक हुआ करता था जहांदार शाह, और ये मेन मुखिया जो वजीर उस समय का, जैसे आज के संदर्भ में बोले तो वजीर कहते हैं प्रधानमंत्री को, उस समय होता था। तो प्रधानमंत्री की हैसियत से उस टाइम ये जुल्फिकार खां था। एक तरीके से सारी सत्ता का केंद्र, मतलब सारी सत्ता इसी पे केंद्रित थी। तो जुल्फिकार खां शासन सत्ता संभालता था और ये नाम मात्र का शासक था। लेकिन कहा जाता है कि जहांदार शाह जब दरबार में जाता था तो ये कभी कभी निर्वस्त्र होकर चला जाता था, कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहन के चला जाता था, इसलिए इसको इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता था कि बहादुर शाह को जैसे साहेब बेखबर की उपाधि दी गई थी, वैसे ही जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है। अब आगे जब फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है, तो सैयद बंधु जो इसकी मदद करते हैं वो शासन सत्ता में जो बड़ा भाई अब्दुल्ला खां होता है वो वजीर का पद ग्रहण करता है, और छोटा भाई हुसैन अली खां वो मीर बख्शी का पद ग्रहण करता है। आप जानते हैं कि वजीर और मीर बख्शी, जो वजीर आज के संदर्भ में देखें प्रधानमंत्री पद के बराबर होता है, और जो मीर बख्शी होता था वो सेनापति होता था। तो देखिए किसी भी शासन सत्ता के लिए दोनों पद मुख्य हैं, और ये दोनों मुख्य पद सैयद बंधुओं के हाथों चला जाता है। आगे क्या होता है कि सैयद बंधुओं का प्रभुत्व बढ़ता जाता है मुगल साम्राज्य में, और इस तरीके ये इसके फरमानों की, इसकी आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। फर्रुखसियर सिर्फ नाम मात्र का शासक रह जाता है और सारी सत्ता इन्हीं सैयद बंधुओं के हाथों होती है। तो दोनों में धीरे धीरे फर्रुखसियर को लगता है कि ये सैयद बंधु उसके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और उसके फरमानों को नहीं मान रहे हैं। तो वो उसके फरमानों को नहीं मान रहे, तो फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं में विवाद शुरू हो जाता है। और ये विवाद तब और बढ़ जाता है जब सैयद बंधुओं ने दक्षिण भारत में मराठों को सरदेश मुखी और चौथ नामक 2 कर वसूलने का अधिकार दे देते हैं, सहमत दे देते हैं सैयद बंधु। तब फर्रुखसियर नाराज हो जाता है सैयद बंधुओं से, और इनके बीच विवाद और प्रगाढ़ हो जाता है।
इसके चलते फिर फर्रुखसियर इन सैयद बंधुओं को इनके पद से अपदस्थ करना चाहता, हटाना चाहता है, लेकिन सैयद बंधुओं को इसकी जानकारी हो जाती है और ये समय रहते फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। फ्रेंड्स, फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये नाम मात्र का उस समय शासक था और सारी शासन की सत्ता की बागडोर सैयद बंधुओं के हाथ थी, इसलिए इसको मुगल इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर की हत्या करने के बाद फर्रुखसियर के दूसरे चाचा रफी उस्सन के दो पुत्र होते हैं, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला। सैयद बंधु क्या करते हैं, रफी उद्दरजात को सैयद बंधु क्या करते हैं, फर्रुखसियर की हत्या करने के बाद रफी उद्दरजात को शासक बना देते हैं। रफी उद्दरजात जो शाहजहां सेकंड नाम से शासन सत्ता पर बैठता है। इसके बाद क्या होता है कि रफी उद्दरजात एक गंभीर बीमारी, टीबी की बीमारी से पीड़ित होता है, जिससे इसकी शासन सत्ता संभालने के बाद ही 3 महीने बाद ही लगभग इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है कि रफी उद्दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधु इसके भाई रफी उद्दौला को मुगल साम्राज्य का शासक बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि रफी उद्दौला भी एक गंभीर बीमारी, पेचिश की बीमारी से पीड़ित होता है, जिससे शासन सत्ता संभालने के 3 महीने के बाद ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब रफी उद्दौला की मृत्यु हो जाती है तो फिर सैयद बंधु इसके रफी उस्सन के दूसरे भाई जहान शाह का एक पुत्र था मोहम्मद शाह को ये गद्दी पर बैठाते हैं। मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने के बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह जानता है कि इसके पूर्वजों को सैयद बंधुओं ने किस तरीके अभ्यस्त किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर द्वारा जहांदार शाह को मरवा दिया जाता है और बाद में सैयद बंधु खुद फर्रुखसियर को मार देते हैं। इस तरीके उसके 2 पूर्वजों की हत्या इन्होंने कर दी थी। तो वो जानता था कि कहीं ना कहीं सैयद बंधु अगर रहेंगे तो भविष्य में मेरे लिए भी खतरा उत्पन्न करेंगे, इसलिए मोहम्मद शाह क्या करता है कि वो इन दोनों सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है, मतलब इनको निपटवा देता है। इनको मरवाने के बाद मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासक रहता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका लड़का अहमद शाह मुगल साम्राज्य की गद्दी पर आसीन होता है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि वहां के एक वजीर इमादुल मुल्क मराठों के सहयोग से अहमद अली को पद से अपदस्थ कर देता है और उसके जगह आलमगीर दोती जो जहांदार शाह जो है ना, ये जहांदार शाह इसका लड़का था, जहांदार शाह का लड़का था आलमगीर दोती, इसको मुगल साम्राज्य का शासक बना देता है। कौन? इमादुल मुल्क। किसके सहयोग से? मराठों के सहयोग से वो आलमगीर दोती को मुगल साम्राज्य का शासक बना देता है। इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि ये इमादुल मुल्क जो वजीर होता है, ये फिर आलमगीर दोती की हत्या कर देता है और इसकी हत्या करके शाहजहां तृतीय, उस समय ये भी एक वंशज, इन्हीं के वंशज का एक लड़का था शाहजहां तृतीय, वो भी इसको क्या करता है, इमादुल मुल्क आलमगीर दोती की हत्या करके शाहजहां तृतीय को मुगल साम्राज्य का शासक बना देता है। लेकिन क्या होता है कि उसी बीच जो आलमगीर दोती का पुत्र शाह आलम दोती होता है, ये बिहार, उस समय ये बिहार में होता है। जिस समय इसको इमादुल मुल्क द्वारा शाहजहां तृतीय को शासक बना दिया जाता है, उस समय शाह आलम दोती बिहार में होता है और ये अपने को बादशाह घोषित कर देता बिहार में। बाद में मराठों और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के सहयोग से शाह आलम ये दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता। हालांकि ये 1-2 साल तक यहां पर नहीं आया दिल्ली, लेकिन बाद में ये शुजा उद्दौला, अवध का नवाब जो होता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो अवध के नवाब और मराठों के सहयोग से शाह आलम ये दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद शाह आलम का पुत्र अकबर दोती, शाह आलम दोती का पुत्र अकबर दोती
मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद। और ये अकबर द्वितीय जो है ये अंग्रेजों के संरक्षण में पहला मुगल शासक होता है जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करता है, अकबर द्वितीय। फिर अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहते हैं, ये शासन सत्ता संभालता है। और बाद में 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है और इसको रंगून भेज दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा इसको पकड़कर इसको रंगून की जेल में डाल दिया जाता है और फिर 1862 में इसको रंगून में ही फांसी दे दी जाती है। इस तरीके हम देख सकते हैं कि औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तरवर्ती शासक जो थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होकर के फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर रफीउद्दर्जात जो शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद इसका भाई रफीउद्दौला, रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर के द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर कहा जाता है। इस तरीके मुगल साम्राज्य की सत्ता संभालते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जब ये शाह आलम, एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा समय था जिस समय मुगल साम्राज्य के दो शासक थे। तो वो टाइम है ये शाह आलम के समय का। शाह आलम चूंकि ये बिहार में था, ये अपने को बिहार में बादशाह घोषित कर दिया था, लेकिन उस समय इमादुल मुल्क की सहायता शाहजहां तृतीय मुगल साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हो जाता है। लेकिन ये बिहार में होता उस समय शाह आलम द्वितीय। बाद में हालांकि उस समय 1-2 साल तक दिल्ली नहीं आता, लेकिन बाद में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मराठों के सहयोग से ये दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो ये वही समय था, शाह आलम द्वितीय उधर बिहार में अपने को मुगल बादशाह घोषित किए रहता है और शाहजहां तृतीय उस समय इमादुल मुल्क के सहयोग से ये दिल्ली में गद्दी पर बैठा रहता, मुगल साम्राज्य का सम्राट बना रहता है। तो ये दोनों एक साथ बैठे थे, लेकिन बाद में ये परास्त हो जाता है। बाद में शाह आलम ही दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है। इसलिए इसको क्रम में जब आता है तो इसको नहीं लेते, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन से ऐसे दो सम्राट है जो एक साथ दिल्ली के बादशाह थे, तो वो शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय। इस तरीके फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तरवर्ती जो शासक थे उनका हमने क्रम देख लिया। एक बार हम और क्रम देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में होती तो उसके बाद उसका लड़का बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे 1707 से 1712 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। इसके बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फिर फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दर्जात के बाद रफीउद्दौला, रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहा जाता था। इस तरीके हमने एक क्रम देख लिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तरवर्ती शासक जो थे उनका क्रम क्या था। तो हमने एक शॉर्ट में क्रम देख लिया। अब हम इसका डिटेल देखेंगे। अब हम इसको हटा देंगे और इसको हटाने के बाद हम इनको क्रमवार लिखेंगे और सबके सामने लिखेंगे कि किसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। लेकिन यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे बहादुर शाह प्रथम को खफी खां द्वारा साहे बेखबर की संज्ञा दी गई थी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर को घृणित कायर की संज्ञा दी गई थी। अहमद शाह, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है। मोहम्मद शाह जब शासक बनता है 17 से 19 ईस्वी में, तो क्या करता है कि ये ऐसा शासक होता है जो सुरा और सुंदरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। सुरा और सुंदरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने के कारण इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसलिए इसको क्या संज्ञा दी गई? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस होता है। अब हम इनको क्रम में फिर से लिखेंगे और इनके सामने क्या क्या घटनाएं, मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं, उनको हम लिख लेंगे और उन पे डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके हमारा ये पूरा सारे पॉइंट इसके कवर हो जाएंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक कि हमने औरंगजेब के बाद उसके उत्तरवर्ती शासकों को हमने एक क्रम देख लिया कि कौन कैसे शासक बना था। अब हम देखेंगे कि किस शासक के टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो इस चार्ट के माध्यम से हम एक एक करके देखते हैं। ये वही पॉइंट है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग ये सारे पॉइंट
कवर कर रहा है। जो भी एग्जाम में पूछा जाता, किसी भी एग्जाम में जो भी पूछा जाता, वो सारे पॉइंट इस चार्ट में कवर है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला आता 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम जो होता है, वो बहादुर मुअज्जम जो होता है, एक्चुअली इसका जो ये बहादुर शाह होता है, इसका नाम मुअज्जम होता है। ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये इसकी शासन सत्ता में रुचि न होने के कारण इसको खाफी खां द्वारा साहेब खबर की संज्ञा दी गई थी। इसको हमने इसकी बहादुर शाह प्रथम की शासन सत्ता में रुचि न होने की वजह से इसको खाफी खां द्वारा साहेब खबर की उपाधि दी गई। पीछे अभी हमने देखा, इसको ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। इसने बहादुर शाह ने और क्या किया, इसने जजिया कर, जो हिंदू पे जजिया कर लगाया जाता था, उसको इसने समाप्त कर दिया। आगे इसका बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान होता है। एक्चुअली होता क्या है कि बहादुर शाह का जब तक गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तब तक इसके बीच अच्छा संबंध था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में, सिखों के विरुद्ध बंदा बहादुर के नेतृत्व में इसे एक सैन्य अभियान करना पड़ा और उसी सैन्य अभियान में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। आगे एक पॉइंट और है, जसुआ कटलार जो एक डच प्रतिनिधि मंडल का नेता था, ये इसी के दरबार में आता है। कब? 1711 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। जसुआ कटलार जो कहां का था? डच प्रतिनिधि मंडल का नेता था। वो जसुआ कटलार ये इसी के शासनकाल में आया था। कब? 1711 ईस्वी में। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके क्या क्या पॉइंट हैं। इसकी शासन में रुचि कम होने की वजह से खाफी खां द्वारा इसको साहेब खबर की उपाधि दी गई। इसने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के साथ इसको सैन्य अभियान करना पड़ा और इसी सैन्य अभियान में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और अगला पॉइंट क्या है? जसुआ कटलार जो एक डच प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता था, वो इसी के दरबार में 1711 ईस्वी में आया था। तो इतने पॉइंट, 2-3 पॉइंट है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये बहादुर शाह प्रथम के समय में ये घटनाएं हुई थी। इसके बाद उसके अगले शासक आते हैं, मुगल शासक आते हैं जहांदार शाह, जिनका शासनकाल 17 से 12 ईस्वी से लेकर 17 से 13 ईस्वी तक रहता है। इनको लंपट मूर की उपाधि दी गई, क्योंकि ये अभी हमने पीछे अभी हमने देखा कि ये कभी कभी सभा में निर्वस्त्र और महिलाओं के वेशभूषा में दरबार में आ जाया करता था, इसलिए इसको लंपट मूर की संज्ञा दी गई। कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में एक लाल कुंडी नामक एक वैश्य थी, उसका भी शासन में काफी हस्तक्षेप रहता था। इसने जहांदार शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दिया और मालवा का सूबेदार बनाया। किसने बनाया था? जहांदार शाह ने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा के इसको सूबेदार बनाया। और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे आता है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाएं, पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई गई। वो कहां कहां? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। इन 5 जगहों पे राजा जयसिंह द्वारा पर्यवेक्षणशालाएं बनवा गई। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां कहां बनवाया था उसने। और इसका वजीर कौन था? वजीर जुल्फिकार खां। इसी ने क्या किया था? इसको शासन में लाने के लिए इसी ने इसकी हेल्प किया था। तो ये जुल्फिकार खां इसका वजीर था। एक बार फिर देख लेते हैं कि जहांदार शाह का शासन 17 से 12 ईस्वी से लेकर 17 से 13 ईस्वी तक रहा। ये अक्सर करके सभा में निर्वस्त्र और महिलाओं के वेशभूषा में आ जाया करता था, इसलिए इसको लंपट मूर की संज्ञा दी गई। इसी के शासनकाल में एक लाल कुंडी नामक वैश्य थी, जिसका शासन में काफी हस्तक्षेप रहता था। इसी ने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया इनको। यहीं पे जयसिंह ने क्या किया कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में पर्यवेक्षणशालाएं की स्थापना किया था। इसके बाद फर्रुखसियर आता है, जिसका शासनकाल 17 से 13 ईस्वी से लेकर 17 से 19 ईस्वी तक था और इसे इतिहास में घृणित कार कहा जाता था। इसी के शासनकाल में सैयद बंधुओं का प्रभाव ज्यादा था, क्योंकि सैयद बंधुओं ने ही इसकी मदद की थी
शासन सत्ता तक पहुंचाने में, क्योंकि सैयद बंधुओं ने ही सत्ता तक पहुंचाने में इसकी मदद की थी, इसलिए वाजिब है कि सैयद बंधुओं का इसके शासनकाल में प्रभाव ज्यादा था। और इसी वजह से ये सैयद बंधु जो थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों भाई थे और ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। यहाँ पे मुगल साम्राज्य में 3 दल थे, एक हिंदुस्तानी दल था, एक ईरानी दल था, एक तुरानी दल था। तो ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे जिनको मुगल साम्राज्य में किंग मेकर की भूमिका इन्होंने अदा की थी, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता था। तो ये हिंदुस्तानी गुट के नेता थे, इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने फर्रुखसियर को शासक बनाया, इसके बाद रफीउद्दौला को, रफीउद्दर्जात को, रफीउद्दौला को और इसके बाद मोहम्मद शाह को। इन्होंने 4 शासकों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इनको मुगल इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। फर्रुखसियर के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे इसका बंदा बहादुर के साथ युद्ध में ये बंदा बहादुर की हत्या का, अपने ही शासन काल में ये बंदा बहादुर जो सिखों के नेता थे उनकी हत्या करवा देता है 17 से 16 ईस्वी में। और 17 से 17 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शिष्टमंडल दल इसी के दरबार में आता है शिष्टाचार भेंट के लिए फर्रुखसियर से। उसी समय क्या होता है कि ये एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शिष्टमंडल दल था, इसी में एक सदस्य था हैमिल्टन। हैमिल्टन जो एक पेशे से डॉक्टर था, वो डॉक्टर क्या करता है, हैमिल्टन जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि फर्रुखसियर को उस बीमारी का इलाज कर देते हैं, जिससे खुश होकर ये फर्रुखसियर कंपनी को शाही फरमान जारी कर देता है। शाही फरमान जारी कर देता है। शाही फरमान क्या होता है कि ये क्या करता है कि 3000 वार्षिक 3000 रुपए वार्षिक के दर से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है। इसीलिए इसको जो इसीलिए इस शाही फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद रफीउद्दर्जात, इसके समय में क्योंकि इसका मुश्किल से, क्योंकि देख रहे हैं ना कि फरवरी से जून तक 1719 में इसकी फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद, क्योंकि फर्रुखसियर की हत्या यही सैयद बंधु करते हैं, सैयद बंधु के द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये रफीउद्दर्जात को शासक बनाते हैं, जो शाहजहां सेकंड के नाम से उपाधि धारण करता है, सिंहासन धारण करता है और ये मुश्किल से 3 महीने तक शासन करता है, फरवरी से लेकर जून तक। 1719 में फरवरी से लेकर जून तक ये शासक रह पाता है। इसके बाद चूंकि ये टीबी की बीमारी से पीड़ित होता है, इसलिए इसका 3 महीने शासन ग्रहण करने के बाद इसके 3 महीने के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके भाई रफीउद्दौला को सैयद बंधु द्वारा शासक नियुक्त कर दिया जाता है। यह भी इसका भी दुर्भाग्य होता है कि यह भी जून से सितंबर तक ही शासक रह पाता है। यह भी एक पेचिश की बीमारी से पीड़ित होता है, इसकी भी 3 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 17 से 19 से लेकर 17 से 48 ईस्वी तक रहता है और इसको इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सूरा और सुंदरी में ज्यादा दिलचस्पी लेता था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इतिहास में कहा जाता था। इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर था। इसी मोहम्मद शाह के समय में स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जैसे अवध में सादत खां द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। हैदराबाद में चिलकिलिश खां, जिसको निजामुल मुल्क कहा जाता है, उसके नेतृत्व में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है और बंगाल में मुर्शीद कुली द्वारा और भरतपुर में बदन सिंह और चूड़ामन द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाती है और ये सब इसी के शासनकाल में होता है मोहम्मद शाह के। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना इसके शासनकाल में होती है, वो नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह एक ईरान का रहने वाला एक लुटेरा था। ये 17 से 39 ईस्वी में ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और ये आक्रमण करता किसकी वजह से है? जो अवध का नवाब था, अवध का नवाब सादत खां। ये सादत खां क्या करता है, इसी नादिर शाह को आमंत्रित करता है कि आप आइए और दिल्ली में अपार धन संपदा है, उसको आप आइए और उसको लूट लीजिए।
उसी के आमंत्रण पर नादिर शाह जो होता है वो ईरान से आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। और ये 1739 ईस्वी में आक्रमण करता है, जिसको करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जब ये दिल्ली पर दोस्तों, जब ये दिल्ली पर आक्रमण करता है, तो जो सादत खां द्वारा इसको बताया गया था कि दिल्ली में अपार धन संपदा है, आइए उसको लूट लीजिए, लेकिन जब वो वहां पर उसके बताने के मुताबिक नहीं पाता है, जब उतनी धन संपदा नहीं पाता है, तब ये दिल्ली से कूच करता है अवध की तरफ, सादत खां के पास। लेकिन जब इसको पता चलता है सादत खां को, जो अवध का नवाब होता है, कि नादिर शाह मेरे कहने के मुताबिक जब वहां पे उतनी धन संपदा नहीं मिली तो वो अवध की तरफ भी आ रहा है, तब ये क्या करता है, इसके आने से पहले ये अवध का नवाब जो सादत खां होता है वो आत्महत्या कर लेता है। कहते हैं कि गंगा नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो कहते हैं कि ये 57 दिन तक दिल्ली में लूटपाट करता रहा। और जब ये दिल्ली से गया ना, नादिर शाह जब वापस गया, तब यहां से दो चीजें मुख्य रूप से लेके गया अपने साथ। वो क्या है, एक तो कोहिनूर हीरा है, एक कोहिनूर हीरा। जैसे एग्जाम में आएगा कि कोहिनूर हीरा कौन लेके गए थे भारत से, तो कौन लेके गया था, ईरानी आक्रमणकर्ता क्या था, नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया था। और मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, इसको भी ये अपने साथ लेके ईरान लेके चला गया था। तो एग्जाम में जैसे आएगा कि वो मुगल बादशाह कौन था जो अंतिम बार तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठा था, वो कौन सा मुगल बादशाह था, वो मोहम्मद शाह। क्योंकि इसी के शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह अपने साथ जाते वक्त कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को अपने साथ लेके ईरान चला जाता है। मोहम्मद शाह के समय में दो मुख्य रूप से घटनाएं होती हैं। एक क्या है, स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, मतलब कि पूरा मुगल साम्राज्य विघटित हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब कि क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव होता है इसी के शासनकाल में। दूसरी मुख्य रूप से घटना होती है ईरानी आक्रांता, नादिर शाह का आक्रमण, जो 1739 ईस्वी में होता है और अपने साथ मुख्य रूप से दो चीजें लेके जाता है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इसी के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होती है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। वो होता है 1748 ईस्वी में। तो इसका जो शासन काल होता है वो अब्दाली के आक्रमण के लिए ही जाना जाता है, कि इसी के शासन में जब ये शासन सत्ता ही संभाला था, कि उसी समय 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर देते। इसके बाद 1754 ईस्वी में जो इसका वजीर होता है इमादुल मुल्क द्वारा इसको पद से अपदस्थ कर दिया जाता है और आलमगीर सेकंड को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक रहता है। और बाद में क्या होता है कि 1758 ईस्वी में इसी का वजीर जो था इमादुल मुल्क क्या करता है, आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है और बाद में शाहजहां तृतीय को शासक बना देता है। देख रहे हो ना कि ये कौन था, जो इमादुल मुल्क जो वजीर था किसका, अहमद शाह का। अहमद शाह का वजीर था। पहले अहमद शाह को मराठों के सहयोग से इसको दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ कर दिया, बाद में आलमगीर द्वितीय को शासक बना दिया और इसके बाद आलमगीर द्वितीय को की हत्या कर दिया। बाद में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दिया और शासक किसको बना दिया, शाहजहां तृतीय को। आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम, जिस समय आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी जाती है, उस समय शाह आलम, इसका पुत्र शाह आलम द्वितीय बिहार में होता है और अपने को बिहार में ही मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर देता है। लेकिन साथ ही यहाँ पे वजीर इमादुल मुल्क द्वारा शाहजहां तृतीय को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। तो एक साथ दोनों शासक हो गए। लेकिन बाद में क्या होता है कि शाह आलम का साथ अवध का नवाब शुजा उद्दौला और मराठों के सहयोग से शाह आलम को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है और जो शाहजहां होता है वो पराजित हो जाता है, बाद में दिल्ली की सत्ता को प्राप्त कर लेता है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में ये शामिल भी होता है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और एक तरफ तीन लोगों की सेनाएं होती हैं,
जैसे किसकी किसकी सेना है, शाह आलम द्वितीय की और अवध के नवाब शुजा उद्दौला की। बंगाल का जो अभ्यस्त नवाब था, कौन था वो, मीर कासिम, उसकी तीनों की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बक्सर के युद्ध में लड़ाई लड़ती है, जिसमें ये तीनों की सेनाएं हार जाती हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो ये युद्ध ध्यान रखिएगा 1764 ईस्वी में, इसी के समय में ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी। और इसी के समय में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। वो युद्ध भी इसी शाह आलम द्वितीय के समय ही होता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था, इसका अली गौहर था, लेकिन बाद में इसने शाह आलम द्वितीय के नाम से सत्ता संभाली थी। और इसका शासनकाल 1758 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय होता है। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक रहता है। और इस अकबर द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल सम्राट भी कहा जाता है। ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहने वाला पहला मुगल सम्राट भी इसी अकबर द्वितीय को कहते हैं। और इसका कहा जाता है कि जो अकबर द्वितीय का साम्राज्य था वो दिल्ली से पालम, मतलब दिल्ली से लाल किले तक एक तरीके सीमित था। मतलब एक तरीके सारा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला गया था। और इसका केवल लाल किले तक, इसका कहा जाता है इतिहास में कि शाह आलम का साम्राज्य जो था, उस समय का मुगल साम्राज्य था, वो सिर्फ लाल किले तक ही सीमित था। क्योंकि अंग्रेज इनको पेंशन के रूप में देते थे और मस्त आराम से लाल किले में ही रहते थे। अंग्रेजों ने बोल दिया कि अब आप क्यों लेते हैं टेंशन, आप लीजिए सीधा पेंशन। और एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि अकबर द्वितीय ने ही जब राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, तो इनको राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय होते हैं, जिनको जफर नाम से जाना जाता है। इनका शासन 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहता है और ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो है 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी से अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 ईस्वी की क्रांति में ही अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और इनको सीधा रंगून भेज दिया और वहां पे जेल में डाल दिया। इसके बाद रंगून की जेल में इनको 1862 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया, मतलब इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। इस तरीके हमने देखा कि पहले हमने देखा शुरुआती क्लास में हमने क्या देखा कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे कैसे उसके उत्तरवर्ती जो शासक थे कैसे कैसे शासक बने, किन लोगों ने उनके शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका क्रम क्या है, ये सब हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, वो हमने इस चार्ट के माध्यम से सारा देख लिया है। अब मुझे लगता है कि सारे पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे पॉइंट हमने इन दोनों चार्ट के माध्यम से कवर कर लिया है। अब आप क्या करिए, अब एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए पीवाईक्यू, मतलब जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप बनाइए। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आया होगा आप उसके पास उसको बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। इस तरीके से हमने क्या किया, मुगल साम्राज्य का विघटन हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, अगला जो होगा लेक्चर 2 होगा, वो उसमें हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। और इसके बाद फिर हम जो अभी आपने देखा कि मोहम्मद शाह के समय में जो मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था, वहां पे जैसे यहाँ पे कई नए स्वतंत्र राज्य का जन्म होता है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लास। इसके बाद जो क्लास होगी लेक्चर 2 होगा वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित होगी। और जो तीसरा उसके फिर आगे करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि इसके समय में जो स्वतंत्र राज्य उभर कर सामने आए उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आप ये पहली क्लास करने के बाद आप सबसे पहले आप जाइए, ये क्लास करने के बाद
आप जाइए पीवाई को उठाइए और सीधा उसको सॉल्व करिए। मैं आशा करता हूं कि आप अगर इस चार्ट को पूरा इस वीडियो को देख लिए होंगे तो आपसे सारे पीवाई को किसी भी एग्जाम में आया होगा तो वो सारे पीवाई को आप बना लेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, अगर आप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल में अगर पहली बार है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए।